नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 27 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। साल 1971 में फिल्म आई थी आनंद, जिसमें गुलजार साहब का बड़ा ही मशहूर डायलॉग है, जिसे राजेश खन्ना कहते हैं कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगली में बंधी है। लेकिन असल में रंगमंच क्या है? कल्पना जिससे देह मिलती है, एक ऐसा संसार है जहाँ पर भावनाएं सांस लेती है। कला, संस्कृति, भावनाएं, अभिव्यक्ति का एक सशक्त मंच है। रंगमंच पर बहुत ही खूबसूरत दो लाइनें हैं कि मंच पर संवाद होता है, पर्दे के पीछे जीवन रोता है। रंगमंच की हर शाम कोई नया सूरज होता है। और आज इसी रंगमंच को समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और एक बड़ा ही महोत्सव यहाँ पर चल रहा है, जिसके बारे में हम जानेंगे, रंगमंच के बारे में हम जानेंगे, कला के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, जिनको आपने पर्दे पर कई किरदारों में देखा होगा। फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे, पर्दे पर उनका बड़ा योगदान रहा है और अब महत्वपूर्ण भूमिका में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर चितरंजन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ में आपका। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर है, भारत रंग महोत्सव 2026 का। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी संस्कृति, कला को प्रदर्शित करना कितना महत्वपूर्ण आप इस आयोजन को मानते हैं, और क्या मायने रखता है ये इस स्कूल के लिए? देखिए, भारत जिस तरह से अभी अ, आगे की तरफ अग्रसित हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें भारत का हर अंग प्रत्यंग पूरी तरह से छलांग लगाकर, पंख लगाकर विश्व दरबार में अपने आप को पेश करने लगा है। रंगमंच एक बहुत अटूट हिस्सा है, एक बहुत बड़ा अंग है समाज का, क्योंकि ये भरत मुनि ने 2500 साल पहले नाट्यशास्त्र के माध्यम से कह दिया है कि ये प्रतिफलन है समाज का। तो आज जब हम भारत रंग महोत्सव कर रहे हैं, ये समग्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाटक समारोह है, उत्सव है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जलसा है। इसमें संवाद होता है संस्कृतियों के बीच, और ये जितने सारे संस्कृतियां हैं पूरे विश्व में, वो संवाद करते हैं तो भारत बनता है उसका पृष्ठभूमि। भारत देता है मंच कि आइए अपनी अपनी अभिव्यक्ति को खुल के बोलिए, और अपनी अपनी अभिव्यक्ति को बोलने का जो एक सहारा हम लेते हैं कला का, उस कला में भी हर एक देश का, हर एक राज्य का, हर एक गांव का एक सांस्कृतिक पुट होता है, उसमें एक रंग होता है, उसके साथ हम अपनी अभिव्यक्ति को रखते हैं। और अभिव्यक्ति किसके लिए? अभिव्यक्ति ज्ञान के प्रसारण के लिए, ज्ञान की परिचर्चा के लिए, ज्ञान का आदान प्रदान के लिए। और अभिव्यक्ति होता है, उस ज्ञान में क्या होता है? वो ज्ञान मानवता कार्य के लिए बात करता है। वो ज्ञान एक समृद्ध समाज, समृद्ध देश, समृद्ध शांतिपूर्ण तरीके से जीने वाले विश्व के लिए। और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कहा है और विश्वास करता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस बात को पूरी तरह से पूरे विश्व में पेश कर चुके हैं, उसी से प्रेरित होकर ये भारत रंग महोत्सव होता है। ये भाईचारे का महोत्सव है, ये कलाकारों के बीच के भाईचारे का केवल नहीं है, क्योंकि कल्चर इज़ अ सॉफ्ट पावर, थिएटर इज़ अ सॉफ्ट पावर। इस सॉफ्ट पावर के थ्रू हम सबसे पावरफुल बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर मानवता रहेगा तो मानव रहेंगे। मानवता रहने के पीछे आपस में एक बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग तभी होगा जब पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, एक शांतिपूर्ण वातावरण होगा, भाईचारा होगा। तो इसके कई सारे परत दर परत इस रंग महोत्सव के अंदर निहित है, जिसको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत नहीं कहा जाता है कि रंगमंच है या फिर ये जो कला है या एक्टिंग का है, तो सिर्फ एक कला नहीं है, सिर्फ एक अभिनय नहीं है, ये एक समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण है, और समाज को सुधारने के लिए आज वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग बोलते हैं कि थिएटर जो है वो थेरेपी जैसा है, बट प्रधान हमारे जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 2500 साल पहले ये बात उन्होंने कहा है कि ये थेरेपेटिक है और इसकी थेरेपी है, और बहुत
इंसान के आत्मा में और उसके हृदय में पहुंचकर उसको वो सुधारता है और प्रेरित करता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और दूसरों को एक अच्छा जीवन को लेके जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मतलब जियो और जीने दो जो बात है वो नाटक के माध्यम से भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के माध्यम से कहा जा चुका है, वही हम कर रहे हैं। जनक जनक माना जाता है, आइए सर चलते चलते बात करते हैं। जनक माना जाता है भरत मुनि को, और उन्होंने कहा भी है कि रंगमंच पंचम वेद है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप एक पर्सनल लेवल पर, अगर मैं आपसे पूछूं इस बात से? पंचम वेद कई कारणों से कहा गया। एक तो अलग अलग वेदों से इसके अलग अलग एलिमेंट्स को लिया गया, वो एक अलग परिचर्चा है, लंबी बात होगी। लेकिन जो 4 वेद लिखे गए थे, पंचम वेद की आवश्यकता इसलिए आई क्योंकि 4 वेद में से कुछ सूक्ष्म बातों को निचोड़कर समाज का प्रतिफलन को लोगों तक लेके जाने के लिए पंचम वेद लिखा गया। समाज का प्रतिफलन लोगों तक क्यों लेके जाने की बात आई? ताकि जो अच्छा बुरा भला बुरा जो भी है वो लोगों को दिखाएं, और लोग जब डिटैच्ड होकर देखते हैं वो अपने आप को परखते हैं, उससे समझते हैं, बेहतर तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस आईने में जब खुद को देखते हैं खुद की त्रुटि को समझते हैं। तो इसलिए ये पंचम वेद के नाम पे आया। और ये खाली ये जो पंचम वेद है ये इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर सोशियोलॉजी है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स है, आर्ट है, पॉलिटिक्स है पॉजिटिव सेंस में, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब है कि एक बेहतर समाज निर्माण करने के लिए ये पंचम वेद आया। और रंगमंच का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज का दर्पण है। उड़ीसा से आप आते हैं, और 1996 साल था जब एनएसडी आप आए थे सपने लेकर। कई सपने थे आंखों में, कई किरदार आपको निभाने थे, शायद आपने उस समय सोचा भी नहीं होगा। नहीं सोचा था। आज फिर आप एनएसडी में हैं, लेकिन एक अलग भूमिका में। सफ़र निश्चित ही लंबा रहा, उतार चढ़ाव भी होंगे। कैसे आप उसको परिभाषित करना चाहेंगे? ये भाग्य है, ये जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा है, मेरे पिताश्री की तपस्या है। और मेरा जो मंत्रालय है, मेरा जो यहाँ का जो सोसाइटी है, जो चयनकर्ता थे, और जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो नियुक्ति का जो एक प्रक्रिया है, उन सब की एक कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रही कि मुझ जैसे एक साधारण से साधारण इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और ये 66 साल का इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी एक गोल्डन लेगेसी है। और ये हमारे तमाम सीनियर्स, टीचर्स, इनकी मेहनत की वजह से, इन स्टाफ की मेहनत की वजह से आज जहाँ एनएसडी को हम पाते हैं वहाँ पाते हैं। तो उस तरह की एक जगह पे आना अपने आप में अहोभाग्य जिसको बोलते हैं वो है। और हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कोई किसी को मौका मिले, मैंने कभी नहीं सोचा था। और क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था तो इसलिए ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है, और बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाना है। हर घर नाटक, इस बात से मैं प्रेरित हूँ अंदर से, क्योंकि एक समय था जब पंचम वेद लिखा गया, नाट्य मंडप हर एक मंदिर में होता था, मतलब ऑल इंक्लूसिव था। सारे लोग वहाँ समाज के एकत्रित होते होंगे शाम को और कुछ देखते होंगे, सीखते होंगे। तो उस समय की उस समय का जो समाज है वो अलग था। आज एआई के युग में और यंत्रों के युग में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम रहते हैं, उस युग में कुछ तो एक आवरण बदला है या बाहरी तौर से चीज़ें बदली है, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए जो सच्चाई नाटक की है और जो 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 स्ट्रेंथ है नाटक का, जो भरत मुनि से प्रेरित है इस देश में, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं बेहतरीन ढंग से, और हर एक अंग प्रत्यंग जो समाज के हैं, हर एक वर्ग जो हैं, वहाँ तक कैसे हम भेजें इस वार्ता को, कि नाटक को जानिए, पहचानिए, परखिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, कभी ऑडियंस बन के, तो कभी अभिनेता बन के, या कभी छात्र बन के। हम सब छात्र हैं, जीवन भर हम छात्र ही रहेंगे। परमात्मा ने ऐसे बनाया है, एक ऐसी स्कूल में हमें विद्यालय में भेजा है, ये समाज विद्यालय है।
तो उसमें बाकी अंग प्रत्यंग को जब जोड़ेंगे तो नाटक की जो मेन एम है कि समाज सुधरे और बेहतर बने, वो और बेहतर होगा। ये लेके मैं चल रहा हूँ। मैंने एक दिन मैं छुट्टी नहीं लिया और हम यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, यही सोच के कि जब प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये विकसित भारत हो, सो उस विकसित भारत में हम अगर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से या क्षुद्र तरीके से अगर हम उस बात को, ज्ञान की बात को, कला की बात को भी जोड़ पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको लगता है कि जैसे कि आपने भी कहा कि अब एआई का ज़माना आ चुका है, जेनजीज यहाँ पे पाए जाते हैं और मतलब बहुत चीज़ें तेज़ी से बदल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है हर चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजीज़ को लेके। ऐसे में हमारी चूँकि रंगमंच की रूट्स वैदिक काल से जुड़ी हुई है, ऐसी परिस्थितियों में इसको संरक्षित करके रखना, बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और साथ ही साथ क्या एक चुनौती भी है। चुनौती है अर्थ को लेकर, चुनौती है समाज की जो एक क्या कहते हैं, एक नाटक या नाटक विधा या नाटक करने वालों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको लेके चुनौती है। अर्थ को लेके इसलिए है क्योंकि लोग आजकल ब्रॉडवे भी देख लेते हैं मोबाइल पे, तो उसमें 100 करोड़ की बजट होती है। तो उस तरह की इंडस्ट्री हम नहीं बन पाए अभी तक, इसलिए ये टू वे प्रोसेस है। इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सस्ता और चीप तरीके से हम नाटक को करें। हमारे पास जो परंपरा दी गई है नाटक की अगर बात करूं, वो इतना कमाल है, इतना अच्छा है और इतना उम्दा है, ज्ञान की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अभिनय और बाकी कला कुशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जिस दिन होगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ये एक चुनौती है। दूसरा समाज में अभी भी लोग बातें तो करते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन सच में उसको कारगर करने में उतना आगे बढ़ के नहीं आते हैं। छोटी सी बात को पास की बहुत लोगों को आशा रहती है, मतलब सबको लगता है पास में प्ले देख लिया जाए तो कैसे होगा। तो ये समाज का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ी बात है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को करना चाहिए। जिस समाज में हमारे पुरखों ने हमें एक स्पेशल जगह दी थी नाटक वालों को, यही जान के कि ये समाज के लिए बहुत हितकारी है। तो लेकिन फिर हम 300 साल की जो एक प्रथा यहाँ बनी, अंग्रेज़ी सीखा और अपनी चीज़ों को भूला और उसको झूठा करार दिलाने के लिए हमें सिखाया गया, हम वैसे नाचते रहे और उसमें फिर हम ऑफिस में काम करने की जितनी सारी चीज़ें हैं उसकी ओर प्रेरित हो गए। तो लोगों को लगा कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, मैं समाज का एक एक्स्ट्रा आपके सामने हूँ, जबकि हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए पंचम वेद कहा गया सब कुछ। तो उनसे अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के अपनी चीज़ों से अगर प्रेरित होंगे, उसके लिए कौन होगा? समाज, समग्र समाज को थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये दो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, बट इवोल्यूशन है और ईश्वर ने जैसे जैसे जो जो सोचा होगा वैसे ही चलेगा। लेकिन सच ये है कि कितना एआई आए, कितना कुछ आए, मशीनीकरण से इंसान कभी ना कभी भागता है। जीता जागता इंसान से बात करना चाहता है, उसको देखना चाहता है, परखना चाहता है। तो नाटक तो जीता जाता इंसान का माध्यम है। कला किसी की कला नहीं कल छीन एआई जो है इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मेरे पास आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। मेरे पास जो एआई है वो एआई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना स्लेव बनाएगा और बेहतर ढंग से रंगमंच को लोगों तक लेके आएगा। सो एआई इज़ एक्चुअली नॉट अ चैलेंज, एआई is actually beneficial in few years it will be much more beneficial for all of us। लेकिन एआई ये जो जीवंत माध्यम है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। कई किरदारों में हमने आपको स्क्रीन पर देखा है, बहुत लोग आपको कई किरदारों में पसंद करते हैं। असल में चितरंजन त्रिपाठी की अगर बात की जाए तो क्या किरदार है? किरदार यही है कि एक अदना सा आदमी जो समाज में बढ़ चढ़ के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहूँ तो लोगों को लगा मैं बहुत पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस देश में
सुन रहा हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत होगा, अमृत काल में ये प्रयास चल रहा है और ये विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास निहित है। तो अगर ये होगा, ये कितना बड़ा गर्व की बात है। खाली गर्व की बात इसलिए नहीं कि भारत बनेगा, इसलिए है कि पूरा विश्व जो है वो हमसे, हमारे साथ चलेगा और मिलकर हम भी सीखेंगे, वो भी हमें सिखाएंगे। और उसमें अगर हम कला के माध्यम से कुछ कर पाएँ, भविष्य में जो हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, बिना सुदृढ़ दिमाग के, बिना सुलझे हुए दिमाग के विकसित भारत तो बनना मुश्किल है। तो हम जो नाट्यशास्त्र में जो है कि ये इंसान को सही बनाने के लिए प्रेरित करता है, उतना भी हम अगर मतलब एक कण भी कर लें, एक रेत नुमा भी कर लें, इतना भी करना मुश्किल है। पर एक असाधारण आदमी होने के नाते मेरा सपना इतना ही है कि जैसे राम सेतु बना था, उसमें कहते हैं कि गिलहरी भी साथ में लग गया था, योगदान किया था और प्रभु राम ने उसको पीठ थपथपाया था, कृपा दृष्टि थी। सो हम पीठ थपथपाने पे नहीं जाते हैं, हम गिलहरी के जैसे अगर मन बना के अगर हम उस मुहिम में अपने आप को झोंक दें, कलाकार और कला जगत, तो बहुत बड़ी बात होगी। उसी की तरफ मैं प्रयास कर रहा हूँ दिन रात, एक बहुत ही अदना आदमी होने के नाते। लेकिन आप मल्टी टैलेंटेड, आप किरदार में भी नज़र आते हैं पर्दे पर, पर्दे के पीछे आप नाटक भी लिखते हैं, कई सारी गाने भी आपने लिखे हैं, गाते भी हैं। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना या हर चीज़ में अपना 100% देना कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है आपके लिए? चुनौती समय को लेके होता है कि भाई आप अगर मान लीजिए 15 तारीख को प्ले ओपन होगा तो 24 घंटे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। कई बार लगता है कि और समय होता, लेकिन कला जगत में जब हम इमेजिनेशन के साथ रूबरू होते हैं और इमेजिनेशन जो हमें उकसाता है, चैलेंज एक्चुअली इमेजिनेशन देता है, कोई इंसान नहीं देता है, इमेजिनेशन देता है। सो मैं जब नाटक करूँगा, मेरे इमेजिनेशन मुझे कहता है ये कर, और समय, तो समय की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, साधन की भी होती है। लेकिन कई बार साधन की अगर कमी भी है तो भी इमेजिनेशन आपको उस तरह से प्रेरित भी करता है। समय की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उसमें भी हम कलाकार लोगों को ईश्वर ने एक ऐसा एक वरदान दिया है कि हम 24 घंटे में भी 36 घंटे का, 40 घंटे का काम कर लेते हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतना सारा काम करने की? प्रेरणा हमारे जितने सारे वेद पुराण, हमारी हमारी संस्कृति, संस्कार, ऐतिह्य, हमारे धरोहर, हमारे जितनी अच्छी अच्छी किताबें, भगवत गीता, मेरे घर से मेरे पिताजी, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर, मेरे यहाँ के जितने सारे कोलीग्स, मेरी जो मंत्रालय हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यशस्वी मंत्री जी, हमारे सेक्रेटरी साहब एंड यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और साथ में कुछ महापुरुष इस देश के जो कुछ कह के चले गए हैं, कुछ करके चले गए हैं, और खाली देश के नहीं विश्व के भी। सो प्रेरणा तो हर पल मिलती है और प्रेरणा तो हर जगह से मिलती है। प्रेरणा तो गंगा जी से मिलती है कि गंगा जी बहती रही हैं। आज गंगा जी, अगर मैं आज की भाषा में कहूँ, सुपरस्टार हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ा है, वैसे ही बह रही है निरंतर अपनी प्रयास में, वो बिल्कुल ऑनेस्टली लगी हुई है। प्रेरणा वही है कि निरंतर कुछ ना कुछ करना है, और अगर हम सरल होंगे तो तरल होंगे, तरल होंगे तो सरल होंगे। गंगा जी बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। इस संस्था ने कई सारे उम्दा कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए, यहाँ पर सब लगे हुए भी प्रदर्शित है, सबके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और आप भी जब यहाँ पर आए होंगे तो कई सारे सपने लिए, किसी को आइडल आपने माना कि आगे जाके मुझे शायद इनके जैसा किरदार निभाना है? नहीं, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है, तो उस व्यक्ति को नहीं पता है कि आखिरी पड़ाव कहाँ है। तो जब जब जिस पड़ाव में आए उसका बेस्ट जिएं, उसको बेस्ट तरीके से जिएं, और वहाँ पर जो रोल प्लेइंग है उसको भी बहुत ईमानदारी से बेस्ट तरीके से करें। बाकी मुझे ये बनना है, उसके जैसा बनना है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो भगवान ने बना के ही भेजा है कि ये जो चेहरा ऊपर वाले ने बनाया, ये चेहरा और ये नाम चितरंजन त्रिपाठी
सन ऑफ विश्वनाथ त्रिपाठी। तो मेरी आइडेंटिटी तो बना के भेजा, मुझे और क्या बनना है। अगर मैं नामहीन होता, अगर मैं स्वरूपहीन होता, अगर मैं अनाथ होता, तो मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ती। मैं अनाथ नहीं हूँ, नामहीन नहीं हूँ, स्वरूपहीन नहीं हूँ, और मैं बना बनाया आया हूँ। लेकिन जीवन में हम हर एक पल कोई ना कोई किरदार निभाते हैं, उसको ईमानदारी से करें, और आखिरी पड़ाव तक जितने स्टेशंस आएंगे उसमें जो जो डिमांड होगा उसको करते जाएं। हम जो पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, स्क्रीन पर देखते हैं, मूवीज़ आती है, कई सारी किताबों से प्रेरित है होकर फिल्में बनाई गई है, कई सारे ड्रामों से प्रेरित होकर फिल्में बनाई गई है, और एक जो रंगमंच है यहाँ का, वहाँ पर जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है, प्ले किया जाता है, अलग अलग कैरेक्टर है, क्या डिफरेंस है? वो अलग भूमिका होती है यहाँ पर अलग भूमिकाएं होती हैं। डिफरेंस तो देखने में है कि, लेकिन अंततः क्या है, एक समाज और मानविकता और मानव से जुड़ी हुई कोई कहानी हम कहते हैं, उसके गुड बैड अगली साइड की परिचर्चा करते हैं, और एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक मैसेज संप्रेषित करते हैं कि जो अच्छा हो, जो सही हो, वही हम करें। सिनेमा भी वही है, थिएटर भी वही है। देखने और दिखाने के तरीके अलग हैं, क्योंकि थिएटर लाइव है, देन एंड देयर है, ब्लंट है, ऑनेस्ट है, वेरी लेस मैनिपुलेटिव है। सिनेमा क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, बहुत कुछ जुड़ जाता है, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ों को आप बहुत हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओनली टू नरेट द स्टोरी इफ़ेक्टिवली। यहाँ पे हम जो स्टोरी को और इफ़ेक्टिवली करने के लिए अभिनय पे बहुत ध्यान देते हैं, और दृश्य काव्य जो हम बना पाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं, सबका मालिक एक है। कहने का अर्थ सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि एक कहानी को बेहतरीन तरीके से लोगों तक हम पहुंचाएं, निश्चल निष्कपट तरीके से अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। और एक अच्छा समाज, अच्छा दृष्टिकोण को अगर हम उसका अनुभव लोगों को दे पाएँ और प्रेरित कर पाएँ कि हम अपने ढंग से सिपाही बन के, नन्हा सिपाही बन के समाज को बेहतरीन बनाने का एक जो उत्तरदायित्व है उसको निभा पाएँ, यही काम है, वही हम कर रहे हैं। आपने जब इंडस्ट्री में आए, जब आपने शुरुआत की अपने करियर की कला जगत में, तो पूरा एक बदलता दौर आपने देखा, जनरेशन बदलती हुई देखी, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ते हुए देखा। तो क्या आपको कहीं लगा कि लोगों की जो रुचि है वो नाटक के प्रति, रंगमंच के प्रति अलग है, जब वो फिल्में थिएटर्स में देखने जाते हैं अलग है, जो कलाकार यहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं उनको लेकर कुछ अलग भावना वो रखते हैं, और जो हीरो, अब हीरोइक उसमें देखते हैं हम, वहाँ कुछ और है, और उसके लिए हमको लोगों को समझाने की ज़रूरत है, या जागरूक करने की ज़रूरत है कि महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ है। हाँ, जैसे आपने कहा, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ हैं, और जो रंगमंच जो है वो सिनेमा की माँ है। तो जो बच्चा आगे बढ़ जाता है, कई बार बच्चे को लगता है कि पीछे कुछ भी नहीं है, जो कुछ किया मैंने किया, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो करूँगा मैं करूँगा। माँ को बड़ी खुशी होती है कि चलो इतना कॉन्फिडेंस मेरे बच्चे को है। तो रंगमंच हमेशा सिनेमा के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उसकी माँ ही रही है और रहेगी, और है भी। चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो सेट डिज़ाइन हो, उसकी एक बीज जो है ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग यहीं से आती है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, क्योंकि इंडस्ट्री ड्रिवन चीज़ें हो जाती है सिनेमा, तो उसमें आज आपको मोबाइल में फ़िल्म भी आप देख पाते हैं, तो उसमें थोड़ी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अभी हमने अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम मंच है, सॉरी नाट्यम है। नाट्यम है, जिसमें हम रंगमंच की चीज़ों को दिखाएंगे। हम हर साल 25 नाटक के करीब वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अलग अलग एपिसोडिक उसमें हम दिखाएंगे, तो वो सब होगा। तो मतलब ओटीटी के माध्यम से भी हम अभी हर एक के प्राइवेट स्पेस में भी इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सिनेमा कर रहा है। वो होगा तो लोगों को ये भी लगेगा, जो लोग उतना नहीं परिचित हैं थिएटर से, खाली सुना है, उनको भी लगेगा नहीं, यहाँ भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं। भले ही सिनेमा की जगत में उनको लोग नहीं जानते, पर उनके पास टैलेंट की, कहानी कहने की, अभिनय के माध्यम से जो कला है उसकी कमी नहीं है। लोग और थिएटर को पहचानेंगे, परखेंगे। हमने रंग आकाश के नाम से एक रेडियो स्टेशन भी अभी लॉन्च किया है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सुनाई देगा। उसमें हम ऑडियो के माध्यम से नाटक के बारे में लोगों को परिचर्चा कभी करेंगे,
और नाटकों का पूरा ऑडियो ट्रैक भी करेंगे तो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। और जब वो चाहे उसके ध्वनि से हो या चाहे उसको पूरी तरह से दृश्य और ध्वनि के साथ देखें, ऑडियो विजुअली देखें, लोग डेफिनेटली इसको और जानेंगे और पहचानेंगे और सराहेंगे और आएंगे। कई किरदारों में आपको देखा गया है, लेकिन एक बड़ा मतलब मुझे भी पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है आपका किरदार सेक्रेड गेम्स में, त्रिवेदी का जो किरदार है। और सोशल मीडिया में तो जो मीम्स का ज़माना है, काफ़ी मीम्स उसके बने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वो किरदार रहा है। आप किस तरह का आपका अनुभव रहा, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आप बैचमेट भी रहे हैं जी जी जी। और फिर उनके साथ किरदार आपने इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाया। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस किरदार को? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे आपने कहा है वर्ल्ड क्लास एक्टर। और मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे एक अजीब सा एक कौतूहल था उस अभिनेता को लेके। और मैंने 6-7 दिन के बाद बोला था कि भाई मैं खुद को तो नहीं देख सकता, मैं सबको देख रहा हूँ, तुम कुछ अलग हो, तुम कुछ बेहतर हो। अब नेचुरली वो शाय हो जाता है आदमी को ऐसे बोलो तो। और मैं खुश हूँ कि मुझे भगवान ने वो निगाह दी थी कि मैं एक अच्छा अभिनेता को 3 साल तक देखता रहा, उसके बाद सारा काम देख रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया मौका था मेरे लिए कि एक बेहतरीन अभिनेता के साथ मैं स्क्रीन शेयर करूँ, साथ में एक बेहतरीन निर्देशक अनुराग कश्यप जो इतने बढ़िया निर्देशक हैं, तो वो भी था। और मैं वहाँ पे ज़्यादा बैठता नहीं था जाके, जहाँ भी एक्टर्स को बिठाते थे या वैनिटी देते थे, अगर क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे तो उन सबको मैं जब उनके शॉट्स चलता था मैं मॉनिटर से देखता था एक विद्यार्थी के नाते। तो सेक्रेड गेम्स वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, ग्रेट ब्लेसिंग परमात्मा की तरफ से कि विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप ऐसे निर्देशकों के साथ और साथ में नवाज सिद्दीकी जैसे अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला। आई एम ब्लेस्ड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जितेंद्र जी। आखिर में यही कि इस एक बड़ा महोत्सव है यहाँ पे, इसके माध्यम से हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास जो जिम्मेदारी है हमारी कला संस्कृति को संरक्षित कर जनरेशन वाइज जनरेशन पास करने की, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो रूट्स है वैदिक काल से जुड़ी हुई है और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन वो कोई छीन नहीं सकता हमसे, और हम ही को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए। सत्य को कोई नहीं छीन सकता। ज़बरदस्ती आपको डरा के कोई कह सकता है कि बंदूक दे के कि बोल अभी रात है, बट ये रात नहीं है। आप बोल सकता है कोई, लेकिन छीन नहीं सकता। वही हमारे संस्कृति के साथ हुआ, तो वो तो चलता रहेगा। रंगमंच भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है। और रंगमंच जैसे कि हमने कई बार बात कर लिया है कि उसमें हम लोगों को पता है कि रंगमंच की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है। और ये फाउंटेन हेड है, कई कलाओं का संगम है। तो ये तो ऐसे ही चलता आया है, आगे भी चलता जाएगा निरंतर। अभी की पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि नाट्य शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं, जो बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कहा, माना कि उन्होंने अपने ढंग से उसको कहा और हम लोगों ने उसको ज़्यादा सराहा, क्योंकि नाट्यशास्त्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं, आज भी नहीं पता। मैं उनको बोलूँगा अपनी चीज़ों को थोड़ा मुड़ के थोड़ा पढ़िए और जानिए, और आपको गर्व महसूस होगा। आप बेहतर ढंग से चीज़ों को परख पाएंगे, जान पाएंगे, जी पाएंगे। तो ये करें। दूसरा, नाटक खाली अभिनेता के लिए क्रिएट करने के लिए नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एक बेहतर इंसान बनाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग करता है। तो अगर ये आज की पीढ़ी, कल की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी नाटक से जितना ज़्यादा जुड़ेगा, हम सबका उतना मंगल होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और रंगमंच के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कितना खूबसूरत से समाज का दर्पण है। और निश्चित ही आपको अगर समझना है, ये हमारी कला है, संस्कृति है, जानना है, तो आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, और वो जुड़ाव तो फिर अपने आप हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ मैं प्रशिता शर्मा, TV 27 न्यूज़।